गिरा दूंगी अपनी विधायक का, और यह अनाउंस करेंगे कि गिरा दूंगी विधायक को। आने वाली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तथागत गौतम बुद्ध की तपोस्थली जनपद कौशाम्बी, मां शीतला धाम की पवित्र धरती पर ख्वाजा कड़क शाह की दुआओं के साथ, संत मलूक दास के आशीर्वाद के बाद, महाराजा बिजली पासी की तलवार की खनक और धमक के साथ, भारत रत्न सरदार पटेल के दृढ़ संकल्प के साथ अपना दल के संस्थापक बोधिसत्व यशाकारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज अपना दल के इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की आम सभा में मंचासीन बारंबार लगातार निर्विरोध पुनः निर्वाचित हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल जी इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर गमाराम यादव जी, इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम पटेल जी, इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक सिराथू राम सजीवन निर्मल जी, इस मंच पर उपस्थित एडवोकेट उदल राजभर जी, इस मंच पर उपस्थित आनंद हीराराम पटेल जी, इस मंच पर उपस्थित रामलाल पटेल जी, बाबा रामाधार जी, स्वामी प्रसाद जी, राजेश पटेल जी, अशोक पटेल जी, दिलीप पटेल जी, समस्त राष्ट्रकारी पदाधिकारियों का, इस मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीएल पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मंच राजेश पटेल प्रधान जी, इस मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंच राय अखिलेश जी, इस मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष विधि मंच एडवोकेट रामशिला पटेल जी, इस सदन का इस सभा का संचालन कर रहे आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष हाफिज मोमिन साहब, इस सभा का संचालन कर रहे प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव जी, इस सभा में उपस्थित आदरणीय दीनानाथ सरोज जी, रवि बरार जी, एडवोकेट सुरेंद्र प्रताप जी, अर्जुन जी, हमारे समस्त जनपदों से आए हुए, चाहे हमारे बनारस के जिला अध्यक्ष को ले लीजिए, चाहे मिर्जापुर को ले लीजिए, चाहे सोनभद्र को ले लीजिए, चाहे चंदौली को ले लीजिए, चाहे प्रतापगढ़ को ले लीजिए, चाहे गंगापार जमुनापार इलाहाबाद ले लीजिए, चाहे फतेहपुर ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए झांसी ललितपुर ले लीजिए, चाहे कानपुर नगर कानपुर देहात ले लीजिए, चाहे अम्बेडकर नगर फैजाबाद सुल्तानपुर ले लीजिए, चाहे अमेठी ले लीजिए, चाहे आप कहीं भी ले लीजिए, चाहे आप बांदा ले लीजिए और चाहे आप महोबा ले लीजिए। मैं तमाम जनपदों से आए हुए अपने सभी जिलाध्यक्षों का, अपनी महिला जिलाध्यक्षों का, अपने सम्मानित मंडल अध्यक्षों का, मुरादाबाद से चलकर आए रामेश्वर तुरैया जी का, आप सभी का, और सबसे पहले जिनके लिए और जिनके सामने आज हम खड़े हैं, आप सम्मानित जन का मैं दिल की गहराइयों से बारंबार स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ अपने पत्रकार बंधुओं का और दूर दराज से हमारी सुरक्षा में लगे हुए तमाम सुरक्षा कर्मियों का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि हम भारत देश है और भारत देश की सीमाओं के अंदर दूर तक निगाह घुमा लीजिएगा, भुखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और बीमारी मीलों तक पसरी पड़ी हुई। ये उनको नहीं दिखेगा और ना ही देखना चाहते हैं जो दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पर एसी कमरों में बैठे हैं। ये उनको नहीं दिखेगा क्योंकि उनके लिए आपकी दुश्वारियां अहम नहीं है। अगर उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो उनके लिए सत्ता ही सिद्धांत है। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि हम वो का मेरा समाज है जिसको वो भूल गए, और हम वो का मेरा समाज है जो दिन रात मेहनत करता है, जो अगर खेतों में उतर जाता है तो 135 करोड़ लोगों का अपने खून को पसीने में बना करके पेट भरने का काम कर देता है। हम वो मेहनत का इंसान है जो अपने कंधों में अगर बोझा उठाता है तो इस देश का ढांचा खड़ा कर देता है। हम वो इस देश के जवान
आते हैं तो एक एक नागरिक की सुरक्षा की गारंटी हम दे देते हैं। हम वो का मेरा समाज, हम वो का मेरा समाज है। हम वो का मेरा समाज है जो दलित भी है, शेड्यूल्ड ट्राइब भी है, जो पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, जो आदिवासी भी है और जंगलवासी भी है, जो हिंदू भी है, जो मुसलमान भी है, जो सिख भी है, जो ईसाई भी है, जो कबीर पंथी भी है, जो नानक का मानने वाला भी है। हम वो का मेरा समाज के लोग हैं और हमारे लिए ये सोचना नहीं चाहते, हमारे लिए ये बात नहीं करना चाहते और इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी अहमियत नहीं समझते। आज दुश्वारियां इस कदर हो गई है कि इस देश का अन्नदाता, इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान और अन्नदाता की श्रेणी से हट करके इस देश का सबसे बड़ा मजदूरों की जमात में शामिल हो गया है और इस देश का मजदूर जो इस देश का ढांचा बनाता है वो आज इस देश में मजबूर हो गया है। इस देश की आबादी जिसको ये मंदिर में पूजते हैं, जो घर में एक परिवार में सबसे ज्यादा समय और श्रम देती है, ना उसको उसकी हिस्सेदारी दे रहे हैं और ना उसके हिस्से का उसको सम्मान दे रहे हैं। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि अगर इस प्रकार की असमानता, चाहे आर्थिक हो, चाहे लैंगिक हो, चाहे वर्गीय हो, इस प्रकार की असमानता हमारे देश को कैसे विकसित देश बनाएगी और कैसे हमारे सामाजिक संरचना को आगे बढ़ाने का काम करेगी, ये हम सबको सोचना है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि कौन सोचेगा इस विषय में, किसकी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये जिम्मेदारी हम सब के जुड़े नाते रिश्तेदारों की है, बल्कि अगर कम शब्दों में कह ले तो ये जिम्मेदारी देश के 64 लाख गांव कुचियारों से जुड़े हैं, इसका मेरा समाज की है। हमें सोचना होगा कि जिनको फर्क नहीं पड़ रहा का मेरा समाज के पतन से, जिनको फर्क नहीं पड़ रहा कि इस देश में का मेरा समाज के हक और अधिकारों का हनन हो रहा है, जिनको फर्क नहीं पड़ रहा कि जाति और धर्म के नाम पर हमारा शोषण हो रहा है, तो उनको ये बताने का काम करना है कि का मेरा समाज अगर जानता है सत्ता के गलियारे से आपके सर पे ताज सजाना, तो का मेरा समाज ये भी जानता है कि आपको सत्ता के गलियारे से पटक करके जमीन पे कैसे लाना है, ये भी हम जानते हैं। और मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि नजीर तो आपके सिरातू में ही पेश कर। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि इतिहास कैसे बदलता है, लोगों को भी आप जमीन पे कैसे पटकते हैं, ये ताकत आपको संविधान देता है और आपने बिना डरे उस ताकत का इस्तेमाल किया है और अपनी ताकत अपने पक्ष में किया है। ये आज बात करते हैं बड़े बड़े वादों की, ये आज छलावा देते हैं आपको बड़े बड़े वादों के साथ, लेकिन क्या धरातल पे कुछ दिखता है? धरातल पे कुछ नहीं दिखता। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहती हूँ और अगर आपको मौका मिल जाए तो आप पूछ लीजिएगा कि क्या रोड मैप बनाया है इन्होंने इस देश को विकसित प्रदेश और देश बनाने के लिए? ये सिर्फ इस बात का सवाल का जवाब दे दे कि अगर इस देश का किसान समृद्ध नहीं होगा तो क्या देश विकसित होगा? अगर इस देश का पढ़ा लिखा युवा नौकरी नहीं पाएगा तो देश विकसित होगा? और क्या अगर हमारा भविष्य, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या देश विकसित होगा? समाज सर्वधर्म के लोगों को अगर उनके हिस्से की हकदारी और सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या ये देश कभी
जब गुलामी की जंजीरें टूट रही थी तो आप सब ने देखा, बहुत से यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े नौजवान भी हैं, उन्होंने अपने गलियों में, अपने कस्बों में, अपने घरों में कहानियां सुनी होंगी कि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग से ऊपर उठ करके लोगों ने कुर्बानियां की हैं, तब ये देश आजाद हुआ है। और ये देश आजाद हुआ तो इस परिकल्पना के साथ, इस विचार के साथ, इस संकल्प के साथ कि हर हाथ को रोजगार होगा और हर घर में दवाई, कमाई, पढ़ाई पहुंचेगी, और ये पहुंचने से पहले हर घर और हर परिवार का सम्मान सुनिश्चित होगा, इस परिकल्पना के साथ आजाद हम हुए। लेकिन आज क्या है? आज अगर आसपास देखें तो कोई समाज सुरक्षित नहीं, और किसको दबाने की, किसको शोषण करने की बात कर रहे हैं। अगर यादव को हटा देंगे तो विकसित हो जाएंगे क्या? अगर मौर्य को हटा देंगे तो विकसित हो जाएंगे क्या? अभी धोबी को हटा देंगे तो विकसित हो जाएंगे क्या? पासी को हटा देंगे तो विकसित हो जाएंगे क्या? लोहार को हटा देंगे, गडरिया को हटा देंगे, इन सबको हटा देंगे तो विकसित हो जाएंगे क्या? कबीरपंथी को हटा देंगे, जैनों को हटा देंगे, सिखों को हटा देंगे, मुसलमानों को हटा देंगे तो ये देश विकसित हो जाएगा क्या? सिर्फ सवाल इनसे ये पूछिएगा, जब कुर्बानी में आपने धर्म जाति नहीं पूछी तो हिस्सेदारी में धर्म और जाति क्यों पूछते हैं? ये सवाल इनसे पूछ लीजिएगा। ये एक देश, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और ये हमारे गर्व का विषय है कि विश्व का और दुनिया का सबसे बेहतरीन बहुजनों का दस्तावेज ये संविधान हमारे पास है। और ये संविधान की अवधारणा क्या थी? ये संविधान की मान्यता क्या थी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उनके मन में चिंतन और मनन क्या था? उनके दिमाग में चिंतन और मनन सिर्फ एक था कि हर समाज को सामाजिक न्याय की कसौटी पर कसते हुए हर किसी का सम्मान हमको बराबर रखना है, और हर किसी को एक राजनीतिक ताकत, एक वोट की ताकत दे देनी है। आज आजादी के बाद सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सिर्फ सत्ता का स्थानांतरण हुआ है, हम आजाद आज भी नहीं हुए हैं। वो गोरे अंग्रेज थे तो चले गए, और यहां पर सत्ता काले अंग्रेजों को दे गए हैं, और शायद इसीलिए आज हमारी ये स्थितियां हैं। आज अगर इनसे बात कर लो कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो लोकतंत्र कहां है, तो ये चुप्पी साध लेते हैं। आप इनसे बात कर लो कि अवधारणा सामाजिक न्याय की थी तो आरक्षण पे सवाल क्यों उठाते हो? तो आरक्षण पे सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि ये आपकी क्षमता पे सवाल उठाते हैं। जब आरक्षण की बात होती है तो कह देते हैं इनकी क्षमता नहीं है इसलिए आरक्षण मिल रहा है। अरे बाबूजी, अगर क्षमता की बात करनी है तो हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले उनके ऊपर उंगली उठा के सवाल पूछ लो, जिनको आजाद भारत में अपनी क्षमतावान व्यक्तियों ने, जिन्होंने सबसे पहले सत्ता कब्जियाई थी और तमाम मलाईदार पोजीशंस को अपने हक और हिस्सेदारी में लेते हुए अपने क्षमता के आधार पर आज इस देश को 7 दशक की आजादी के बाद इस देश को और इस देश में रहने वाले हर आदमी को कर्ज के एक भारी भरकम बोझ में डुबोने का काम कर दिया है। उनकी क्षमता पूछो, उसके बाद जो इस देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो क्षमता आरक्षण हमको दिया गया है उस पे सवाल करना। क्षमता पे सवाल करते, अरे क्षमता अगर देखनी है तो देखिए कि आपने लगाम लगा दी, आपने तमाम जोर आजमाइश कर ली, लेकिन आरक्षण लागू हुआ ना। उसके बाद आप दूसरे कदम पे चले गए कि आपने आरक्षण को पूर्ण स्थिति में लागू नहीं होने दिया। 27% तो घोषित कर दिया, लेकिन कौन सा ऐसा विभाग है जहां 27% फीसदी भर्ती ओबीसी की होती है नियम कानून के हिसाब से? कहीं नहीं होती। उसको भी नहीं रोक पाए, और उनको लगा कि आरक्षण तो सब कुछ कर लिया, खत्म नहीं हो रहा, तो अब नाक घुमा के पकड़ रहे हैं। अब आरक्षण खत्म नहीं कर पा रहे तो कह रहे हैं कि भैया एनएफएस की कैटेगरी लागू कर दो, नॉट फाउंड सूटेबल। अरे तुम क्या हमको नॉट फाउंड सूटेबल करोगे? अगर हम अपने पे आ गए तो आप नॉट फाउंड इन दिस कंट्री हो जाएंगे, आप इस देश में नजर नहीं आएंगे। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि जिस रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, जिस रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, अगर 56 इंच का सीना रखते हैं तो इसी मंच पे आके बोले कि हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। आपको रिजर्वेशन चाहिए था, इसलिए आपने बड़ी आसानी से 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन घोषित कर दिया। और धिक्कार है हमारे समाज के तमाम उन विधायकों, सांसदों का जो सदन में बैठ करके सरकार के पीछे इस कमेरा समाज के हक अधिकारों को लूटने वाले इस अध्यादेश 10% ईडब्ल्यूएस के उस पे मोहर लगा रहे थे और टेबल ठोकने का काम कर रहे थे। जब ऐसे
जब ऐसे अवसरवादी नेता आपके बीच में आए तो आप पूछ लेना कि नेताजी आप अपने उद्देश्य के लिए आए हो या समाज के लिए आए हो? अगर समाज हेलो 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 ये आज इस देश में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को अपना टारगेट बनाए हुए हैं। तमाम योजनाएं अगर लागू कर रहे हैं तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के नाम पर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर वास्तविकता में इनके दिमाग में इस देश को विकसित करने का कोई रोड मैप तैयार है तो सबसे पहले एक बात का जवाब दे दे। इनके ऊपर आरोप लगा कि ये संविधान बदल देंगे, लेकिन मैं कहती हूं ये संविधान कतई नहीं बदलेंगे। ये संविधान में मिले हुए अधिकारों पे कुठाराघात करेंगे और जो इनकी बातों में दिखता है इनकी नीति में दिखता है। इन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि आप मत पढ़ो। इन्होंने क्या करा? इन्होंने तमाम प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का काम कर दिया। इन्होंने कदापि आपसे नहीं कहा कि आप स्कूल कॉलेज मत जाओ, आप नौकरियों में मत जाओ। इन्होंने तो सिर्फ इतना करा कि तमाम सरकारी संस्थाएं, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे तमाम सरकारी संस्थान हो, उनको ये कह करके कि घाटे का सौदा है, हम नौकरियां कैसे देंगे, इन्होंने आपके बच्चों की नौकरियां छीनने का काम कर दिया। मैं आपसे सवाल पूछती हूं कि प्राइमरी जो विद्यालय बंद हुए, जिनके क्लोजर का आदेश इस सरकार ने दिया, उसमें किस धन्ना सेठ के बच्चे जाते हैं? उन प्राथमिक विद्यालयों में गांव की गलियों से होकर के, पगडंडियों से होकर के अगर कोई जाता है तो हमारा और आपका का, मेरा समाज का बच्चा जाता है। निसंदेह मैं ये बात मानती हूं कि हमारे समाज में भी कुछ 1-2% मुट्ठी भर लोगों के पास संसाधन हो गए, लेकिन अधिकांश लोग तो आज भी गांव में रह रहे हैं। आज भी चट्टी चौराहों पर रह रहे हैं, जिनकी जिंदगी खेत से घर और घर से खेत तक बीत रही है। तो उनके बच्चों का क्या? इनके बच्चों का ये कि इन्होंने संविधान नहीं बदला, इन्होंने संविधान को नहीं फाड़ा, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने संविधान में जो अधिकार हमको मिला था, राइट टू एजुकेशन, उस पे कुठाराघात करते हुए हमारे भविष्य को इस देश, इस आजाद भारत में पुनः गुलाम बनाने की एक तबदीर लिख दी। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि अगर ये इतना सोचते हैं हमारे बारे में और इनको आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है और इन्होंने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया, तो एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आरक्षण के नाम पर दलित पिछड़ा की क्षमता पर प्रश्न उठता है, तो वो आरक्षण जो एक
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और दलित शोषित लोगों के उत्थान और उनको सामाजिक मुख्य धारा में जोड़ने का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ठोस कदम था सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए। उस आरक्षण को लगातार बोलते हुए चुपके 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्यों घोषित कर दिया? आप हमसे कहते हैं, आप हमारी क्षमता पे सवाल करते हैं, लेकिन आरक्षण तो सिर्फ सामाजिक न्याय का एक ठोस कदम था और 10% ईडब्ल्यूएस आपने कुठाराघात करते हुए आरक्षण को एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया। अगर आप वास्तविकता में पिछड़े दलित शोषित समाज को नौकरियां देना चाहते थे तो तमाम सरकारी संस्थान क्यों बंद कर दिए? और सरकारी संस्थानों की बात भी छोड़ दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी लोगों का हक और अधिकार छीना गया है, जिसके लिए 6800 स्टूडेंट्स आज भी कह रहे हैं लखनऊ की धरती पर, कभी वो इस पिछड़े मंत्री के घर, कभी वो उस पिछड़े मंत्री घर अपना हक और अधिकार मांगने जाते हैं और ये सरकार उनको लाठियां भांजने का काम करती है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि ये कह रहे हैं कि नौकरियां हैं कहां, ये कह रहे हैं नौकरियां हैं कहां? अरे सरकारी नौकरियां अगर सरकारी संस्थानों से मिलनी थी तो आपने तमाम सरकारी संस्थान बंद कर दिए हैं, तो वास्तविकता में नौकरियां हैं कहां? लेकिन जितनी हैं उतनों में क्या आप आरक्षण का पालन कर रहे हैं? क्या उतनों में आप सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं? मैं इतना पूछना चाहती हूं, क्या आपकी ऐसी कोई सोच, कोई मंशा है? और इसका सीधे सीधे सिर्फ एक रास्ता है और वो मांग है जिसको लेकर के 17 अक्टूबर 2020 को अपने 10 माह के बच्चे को लेकर के मैंने 21 जनपदों में 2200 किलोमीटर लगातार 60 दिन चलते हुए पदयात्रा की थी और मैंने आपसे आपका समर्थन और सहयोग मांगा था कि हमारी सरकार से विपक्ष में होने के नाते सिर्फ एक मांग है कि जातिवार जनगणना करवा दो और जातिवार जनगणना करवाने के बाद हर एक समाज की गिनती करने के बाद जो आंकड़े निकल के आए उसके हिसाब से जिस समाज की हो जितनी संख्या भारी, उस समाज की हो शिक्षा, सदन, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, दवाई में उतनी हिस्सेदारी और जितनी हो हमारी हिस्सेदारी इस देश को विकसित बनाने में हो हमारी जिम्मेदारी। ये मांग थी और खुशी है कि समूचा विपक्ष इस बात की बात करता रहा, लेकिन इन्होंने क्या करा? वो 56 इंच के मोदी जी ने आके एक मंच पे बोला कि हम जातिवार जनगणना करवा देंगे और उन्होंने ये सोचा कि विपक्ष में जो तमाम छोटे बड़े दल खड़े हैं जिनको जनता ने विपक्ष में रखने का एक निर्णय दिया है वो अब शांत हो जाएंगे, वो इस देश की राजनीति में उन सैनिकों जैसे हो जाएंगे जिनके पास ना तलवार है ना ढाल है। तो मैं 56 इंच के सीना वाले उस प्रधानमंत्री को कहना चाहती हूं कि जातिवार जनगणना करा दो, ये तो हमारी मांग थी, लेकिन वो बेवकूफ कहलाते हैं जो आधी अधूरी सूचना पे निर्णय ले लेते हैं। हमने कहा था जातिवार जनगणना कब करवाओगे इसकी तारीख बता दो और आंकड़े जो निकलेंगे उसमें सामाजिक न्याय कैसे स्थापित करोगे इसका सलूशन बता दो, इसका समाधान बता दो। मैं आप लोगों से कहने आई हूं, अगर जातिवार जनगणना हो गई और उसके अनुपात में हम समाज को नौकरी मिल गई, दवाई मिल गई, कमाई मिल गई, हिस्सेदारी, हक अधिकार मिल गए, तो विश्वास रखिएगा कितने नौकरियां हैं और कितने का सृजन हो सकता है, ये बात दूध की तरह साफ हो जाएगी। और जिस दिन ये साफ हो जाएगी वो आंदोलन हमारे बच्चों को नौकरी दिलवाने का, वो आंदोलन हमारे शिक्षित नौजवानों के हाथ में उनकी मेहनत का पैसा आने का, वो रास्ता साफ हो जाएगा। ये बात करते हैं कि इस देश की महिला पूजनीय है, इस देश की आधी आबादी देवी है, लेकिन उस देश की आधी आबादी को सिर्फ घर तक की देवी बना के रखा है। अगर आप वास्तविकता में उस आधी आबादी को देवी मानते हैं, उसके हक और अधिकार देना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ 33% आरक्षण की घोषणा क्यों करी? सिर्फ 33% आरक्षण की घोषणा क्यों करी? और उसमें भी आपने ये साबित नहीं किया कि उस 33% में से ये दलित, पिछड़ा, शोषित, आदिवासी, जंगलवासी महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी।
ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर कोटे के अंदर कोटे का निर्धारण नहीं हुआ तो वो महिलाएं जो पहले ही इस प्रदेश में, इस देश में एक सामाजिक ढांचे में इन दलित, पिछड़े, आदिवासी, जंगलवासी महिलाओं से 10 कोस आगे चल रही थी, वो इस आरक्षण का लाभ लेकर के सदन में पुनः स्थापित हो जाएंगी और हमारी आपकी घर की महिलाएं खेतों में या तो बकरियां चरवाएंगी या धान लगाने का काम करेंगी। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि आजकल बड़ी चर्चा है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष सघन पुनरीक्षण चुनाव आयोग करा रहा है और चुनाव आयोग इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, स्वायत्त निकाय है, उसके ऊपर किसी की जोर आजमाइश नहीं। और उसने ये दावा किया कि हम पारदर्शी चुनाव कराना चाहते हैं, हम हर एक मतदाता को मान्यता देना चाहते हैं, वी वांट टू वैलिडेट ईच एंड एवरी वोटर। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है और वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहती हूं, आप लोग उसका जवाब मुझे दे दीजिएगा हाथ उठा करके, कि इस देश में विगत 1 दशक के बीच में एक महामानव पैदा हुआ है। पता है वो महामानव कौन है? वो महामानव 4 भुजाओं वाला इस देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। और ये महामानव, उसकी 4 भुजाएं क्या है? इसकी ये वो 4 भुजाएं हैं जिससे इस देश को और इस देश को लोगों को शिकंजे में कस रखा है। ना सांस लेने दे रहा है, ना जीने दे रहा है, ना पढ़ने दे रहा है, ना नौकरी करने दे रहा है, ना खाना खाने दे रहा है और ना मुआवजा मांगने दे रहा है, ना आंदोलन करने दे रहा है, ना शादी ब्याह खुशी से हो जाए इस बात की मोहलत दे रहा है। और वो महामानव की 4 भुजाएं क्या है? पहली भुजा ईडी, दूसरी भुजा सीबीआई, तीसरी भुजा ये पुलिस प्रशासन और चौथी भुजा चुनाव आयोग। और इन्हीं तमाम भुजाओं को इस्तेमाल करके वो इस देश के लोकतंत्र पे कुठाराघात कर रहा है। मैं आप लोगों से कहने आई हूं और इस मंच के माध्यम से पिछले 2 दिनों से चल रहे इस राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम प्रस्ताव पारित हुए, तो मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि अगर लोकतंत्र को कमजोर किया गया, अगर हमारे वोट देने के अधिकार को छीना गया, अगर हमारे आरक्षण को दबाया गया, अगर हमारी दवाई, कमाई, पढ़ाई हमसे छीनी गई और सबसे ज्यादा अगर हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को इस देश में गुलामों की जमात में शामिल करने का कोशिश की गई, तो चुनौती देती हूं और आप सबको चेतावनी देती हूं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि अब आंदोलन नहीं होगा, अब आंदोलन नहीं होगा, अब रण होगा और रण भीषण होगा। डॉक्टर पल्लवी पटेल जिंदाबाद, डॉक्टर पल्लवी पटेल जिंदाबाद। ये 2 दिन का अधिवेशन जिसमें कल 13 सितंबर को तमाम राजनीतिक बिंदुओं की चर्चा हुई, तमाम प्रस्ताव पारित हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्विरोध लगातार निर्वाचन हुआ जिसका आप सभी लोगों ने अनुमोदन और समर्थन किया है। मैं आप सभी लोगों का आह्वान करती हूं इस मंच से, अपना दल कमेरावादी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, तमाम सहयोगी समर्थकों का, कि एक बार पूरी ताकत से जोर लगा दीजिए और चुनौती देती हूं अपने विपक्षियों को कि आप भी पूरी ताकत से ताकत लगा दीजिए, बस जरा संभल के चलिएगा, क्योंकि अपना दल जिला पंचायत भी जीतेगा और 2027 में इस प्रदेश की सत्ता बदलने में भी अहम भूमिका निभाएगा। मैं आप लोगों को बारंबार धन्यवाद देते हुए, दिल की गहराइयों से आप लोगों का अभिनंदन करते हुए और विशेष रूप से मेरी सिराथू की जनता का, जिन्होंने सिराथू का इतिहास बदलने का काम किया है, और आज मेरे एक आह्वान पे लगातार सभी माताएं बहनें अपने घर से निकल करके, आज इतवार का दिन था, मैंने कहा था बच्चों को आज स्कूल नहीं जाना, नौकरी पेशा को आज नौकरी पे नहीं जाना, सुबह सुबह बस पूड़ी बना के निकल लेना, 2 पूड़ी अपने लिए और 2 पूड़ी दीदी के लिए ले आना। उन्होंने वो काम करने का काम किया है। मैं आप सभी का बारंबार धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों से रजा लेती हूं और याद रखिएगा कि वक्त हर किसी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने को, वक्त हर किसी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने को, लेकिन इतिहास गवाह है जिंदगी दोबारा किसी को नहीं मिली अपना वक्त बदलने को। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय संविधान। धन्यवाद डॉक्टर पल्लवी पटेल जी।
साथियों, आपने अपना दल के इस अधिवेशन आम सभा में डॉक्टर पल्लवी पटेल के संबोधन को सुना। निसंदेह सिराथू कौशाम्बी की जनता ने जो विधायक उत्तर प्रदेश के सदन में भेजा है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों, कमेरों, नौजवानों, महिलाओं की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। जरूर इस बात को दोहरा दीजिएगा, जरूर इनको ताकत दे दीजिएगा, जरूर इनको आगे बढ़ा दीजिएगा, जरूर इनकी ताकत में 2027 में कंधा लगा दीजिएगा। आपको विश्वास दिला के जाना चाहते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी, सिराथू का जिधर इशारा होगा, डॉक्टर पल्लवी पटेल का जिधर इशारा होगा, वो सरकार 2027 में बनेगी। इसी आह्वान के साथ 5वीं बार नवनिर्वाचित हम लोगों की नेता यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल के देहावसान के बाद लगातार हम लोगों को नेतृत्व प्रदान कर रही इस तमाम झंझावतों के बाद भी इस दंतमल को तमाम मुश्किलों से बाहर निकालकर आज तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करने वाली, ऐसी बहादुर विधायक पैदा करने वाली, ऐसी बहादुर निडर लीडर की मां और पूरे कमेरा समाज की अभिभावक, पूरे कमेरा समाज की संरक्षक, पूरे कमेरा समाज की नेता मां राजमाता कृष्णा पटेल जी को आवाज देना चाहता हूं। आदर के साथ, विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आइए, आशीर्वचन दीजिए इस कमेरा समाज को और इस सम्मेलन को सफलता और परिणति की ओर पहुंचाने का काम करिए। अंतिम हमारी वक्ता हैं, हमारी मुख्य अतिथि हैं, आदर के साथ आप आए और हम लोगों को संबोधित करें, आशीर्वचन दें। कृष्णा पटेल जिंदाबाद, कृष्णा पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना दल कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी, जिंदाबाद। कृष्णा पटेल डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिंदाबाद। कृष्णा पटेल डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिंदाबाद। कृष्णा पटेल डॉक्टर पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिंदाबाद। कृष्णा पटेल डॉक्टर पल्लवी पटेल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत नहीं करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का? जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। आज जिला कौशाम्बी महात्मा गौतम बुद्ध की पावन धरती पर अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित अपना दल के राष्ट्र, प्रदेश, जिला मंडल के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, मेरे सामने बैठी ये जनता, ये आवाम, मेरी माताओं, बहनों, पिता तुल, बुजुर्गों, बच्चों, आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप सभी लोगों को कि एक आह्वान पे आप सब लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और मुझसे पहले जितने भी नेताओं ने अपने विचार दिए हैं, सबकी आवाज को बहुत आसानी और शांति और धैर्य के साथ आपने सुनने का काम किया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ मंच पर उपस्थित राष्ट्र, प्रदेश, जिला मंडल तथा इस जनता को पुनः इस बात का कि पुनः आप लोगों ने 5वीं बार मुझको जो जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है, मैं उम्मीद और आशा विश्वास के साथ चाहती हूं कि इसको आगे से अच्छा करने की कोशिश करूंगी और निरंतर आखिरी सांस तक आप लोग के साथ संघर्ष करती रहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय अपना दल, खुदा हाफिज। अब अंत में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, 2 दिवसीय सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर CL पटेल जी से चाहेंगे आप आए, संबोधित करें, 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन की घोषणा करें। सभी राष्ट्रीय प्रांतीय नेता अपनी गाड़ी लगा लें, माता जी के साथ समापन की घोषणा के बाद निकलेंगे राष्ट्रीय प्रांतीय नेता। धन्यवाद संचालक महोदय, प्रदेश महासचिव परमादरणीय गगन प्रकाश यादव जी। आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन सिराथू विधानसभा जिला कौशाम्बी में जो संपन्न हुआ है, उस
अधिवेशन में हमारे राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी के द्वारा मंथन करने के बाद निर्विरोध चुनाव अधिकारी परम आदरणीय उदल राजभर ने श्रीमती राजमाता कृष्णा पटेल जी को 5वीं बार निर्विवाद घोषित अपना दल कमेरावादी का अध्यक्ष किया है। उनके लिए मैं मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हमारे आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले समस्त मंचासीन पदाधिकारी, राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी के नेतागण, बगल मंच में बैठे हुए समस्त जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और उन विंगों के समस्त पदाधिकारियों को, सामने बैठी हुई पिता तुल्य माताएं, भाइयों बहनों, सभी लोगों को एक बार जरूर माननीय विधायक जी को सिराथू की धरती से दोबारा फिर विधानसभा में भेजने का काम कर दीजिएगा। मैं कमेरावादी परिवार के तरफ से वादा और प्रण करता हूं कि आप लोगों के हक और अधिकार के लिए बराबर हम लोग निरंतर लड़ते रहेंगे। इसी के साथ आज की सभा का समापन किया जाता है। सभी लोग अपने अपने संसाधन पर पहुंच करके अपने संसाधनों के द्वारा अपने गंतव्य को जाने का काम करेंगे। नमो बुद्धाय, जय अपना दल, जय संविधान। धन्यवाद। बंद है ना? बंद कहाँ से? बंद है ना? परम आदरणीय हमारे बहुत संघर्षशील साथी जिला अध्यक्ष बाराबंकी माननीय लायकराम जी का मैं मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में जौनपुर के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय रामचंद्र पटेल जी देर से आए, उनको हम समय नहीं दे पाए, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। आप सभी लोग बहुत ही कर्मठ और बहुत बड़े पक्के वक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। हेलो, हेलो, पल्लवी पटेल जिंदाबाद, राजमाता कृष्णा पटेल जिंदाबाद।